हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम प्लस में। और आज हम आपके लिए लेके आए थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट सेकेंड। और इसमें हम बात करेंगे कि सिस्टम का जो सेकंड टाइप है कि उसको वर्गीकृत कैसे करें, वो है संगठन के आधार पर वर्गीकरण। इससे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है उसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया है, और थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम सराउंडिंग को कैसे अलग करते हैं, और सिस्टम है उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं ऊष्मा और पदार्थ के आधार पे, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड लेके आए हैं संगठन के आधार पे। किसके आधार पे? संगठन के आधार पे, निकाय का वर्गीकरण। संगठन के आधार पे निकाय का वर्गीकरण। तो देखो, वर्गीकरण आज हम सेकंड पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। तो देखिए क्या है, हम संगठन के आधार पे निकाय को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो होता है समांगी निकाय। पहला कौन सा होता है? समांगी निकाय। और दूसरा होता है विषमांगी निकाय। तो देखो, समांगी और विषमांगी को हम कैसे समझते हैं, एक छोटी सी परिभाषा के द्वारा। देखो, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसके बारे में आपको ध्यान रहे। समांगी को बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस सिस्टम, समांगी निकाय। और विषमांगी को बोलते हैं हेट्रोजेनस सिस्टम, हेट्रोजेनस सिस्टम। तो देखो, होमोजेनस और हेट्रोजेनस सिस्टम क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो समांगी निकाय किसे कहेंगे? हम कहेंगे कि वो निकाय जिसमें भिन्न भिन्न भागों में जो निकाय में पदार्थ का जो संगठन होता है वो एक समान होता है, उसको हम क्या कहेंगे? समांगी। तो हम क्या कहेंगे? विभिन्न या भिन्न भिन्न भागों में यहां आप लिख सकते हैं निकाय के विभिन्न भागों में पदार्थों का जो संगठन होगा, पदार्थों का संगठन होता है वो एक समान होगा। संगठन एक समान है, एक समान होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? समांगी निकाय। और विषमांगी किसे कहेंगे? अगर हम कहेंगे निकाय के विभिन्न भागों में पदार्थों का संगठन है वो अलग अलग होता है, तो उसको हम कह देंगे विषमांगी। तो हम क्या कहेंगे? निकाय के विभिन्न भागों में पदार्थों का संगठन भिन्न भिन्न होता है। यदि क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, तो उसको हम क्या कह देंगे? विषमांगी निकाय कह देंगे। ठीक है। तो समांगी निकाय का उदाहरण हम क्या कहेंगे? देखो, समांगी निकाय का उदाहरण हम कहेंगे कि जो जितने भी शुद्ध द्रव्य होते हैं, शुद्ध लिक्विड होते हैं, और शुद्ध जो जितनी भी गैसें होती है वो हमेशा समांगी निकाय कहलाते हैं, समांगी निकाय के उदाहरण कहलाते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं? इसमें शुद्ध द्रव्य, शुद्ध गैस और शुद्ध जो ठोस है अपने पास, प्योर जो अपने पास सॉलिड है, वो भी इसमें आएंगे। फिर मैं कहूं कि अगर अपने पास जो आदर्श विलयन है या वास्तविक विलयन का जो मिश्रण होता है, वास्तविक विलयन का मिश्रण है, वो सभी के सभी समांगी निकाय के क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। तो ये मैंने आपको समांगी निकाय में कहा। हम कहेंगे अगर दो लिक्विड मिलाता हूं, अगर मिलाऊं तो वो एक ही प्रकार की फेज का निर्माण करे, एक यूनिफॉर्म का निर्माण करे, सिर्फ सिंगल फेज का निर्माण होता है, तो उसको हम क्या कह देंगे? शुद्ध द्रव्य। तो आप इसके लिए एक ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं। अगर हम क्या कहेंगे? निकाय में सिर्फ एक सिंगल फेज का निर्माण हो, मतलब सिंगल फेज मतलब अवस्था, सिंगल फेज का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? होमोजेनस मिक्सचर कह सकते हैं, या होमोजेनस स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी, देखो, जीनस
इसे सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। होमोजेनस क्या होगा, अगर एक सिंगल फेज का निर्माण होगा तो वो सभी होमोजेनस सिस्टम के उदाहरण होंगे। जैसे हम कहेंगे शुद्ध द्रव्य हो गया, शुद्ध गैस है, अगर मिलाएंगे तो एक प्रकार, जैसे मेरे रूम में इसमें शूटिंग कर रहा हूं तो ये मेरे पास जहां गैसें हैं वो एक हम कहेंगे वास्तविक मिश्रण होता है, तो हम कहेंगे कि वो हमारे लिए होमोजेनस होगा। और हेट्रोजेनस की उदाहरण क्या कह देंगे, हम कहेंगे कि दो अमिश्रणीय द्रव्य है, दो अमिश्रणीय द्रव्य या गैस है, उनका जो मिश्रण है, या मैं ठोस कह दूं, ये उदाहरण किसका होगा, विषमांगी मिश्रण का, विषमांगी निकाय का होगा। और मैं क्या कह सकता हूं, ठोस द्रव्य साम्य अगर का निर्माण होता है, अगर किसी निकाय में ठोस द्रव्य साम्य अवस्था आती है तो वो एक विषमांगी निकाय का होगा। अगर द्रव्य गैस साम्य अवस्था होती है तो वो भी हमारे पास किसका उदाहरण होगा, एक विषमांगी का होगा। अगर मैं ये भी लिख सकता हूं गैस और ठोस का, ये भी अपने पास एक किसका होगा, एक गैस ठोस साम्यावस्था भी एक विषमांगी निकाय का फॉर्मेशन करेगी। तो मैंने आपको कह दिया समांगी क्या होगा, निकाय में अगर हम कहते हैं भिन्न भागों में संगठन एक समान होता है उसको समांगी, और इसमें हमेशा एक फेज का निर्माण होगा। और इसमें आप कह सकते हो विषमांगी में दो या दो से अधिक फेज बनेगी, दो या दो से अधिक फेज का निर्माण होता है, दो या दो से अधिक क्या होगा, फेज का निर्माण होगा, अवस्था का निर्माण होगा, तो उसे हम क्या कह देंगे, विषमांगी निकाय कह देंगे। ठीक है, इसके दो अमिश्रणीय द्रव्य, जैसे मैंने कह दिया कि हमारे पास पानी है और उसमें मैंने फिनोल डाल दिया, तो क्या होता है, कुछ देर तो घुलेगा लेकिन कुछ समय बाद में वापस क्या हो जाएगा, फिनोल ऊपर की तरफ आ जाएगा और पानी ऊपर तैरने लगेगा और फिनोल नीचे रह जाएगा। तो इसको हम पानी और लिक्विड का मिश्रण है वो भी एक अपने पास किसका हो जाएगा, विषमांगी का। दो अमिश्रणीय होते हैं तो उसको विषमांगी में, अगर दो मिश्रणीय है तो उसको आप किस में डालेंगे, समांगी में। तो देखो होमोजेनस और हेट्रोजेनस हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब अब हम प्रॉपर्टीज की स्टडी करने वाले हैं। तो इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब जो सिस्टम की जो प्रॉपर्टियां हैं उनको स्टडी करेंगे। तो देखो अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टीज की। उसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, फिर बात करेंगे इंटेंसिव। तो देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पे क्या करती है, निर्भर करती है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। हम क्या कहेंगे, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, सिस्टम में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पे निर्भर करती है। हम कहेंगे पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जबकि जो पदार्थ की मात्रा पे निर्भर नहीं करेगी हम कहेंगे पदार्थ की मात्रा पे निर्भर नहीं करती, ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी किसी भी सिस्टम की उसे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरी डेफिनेशन लिख के दे रहा हूं, सही लिख देता हूं इसको। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हमने कह दिया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखो अब इनकी बात करते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के उदाहरण क्या होंगे और इंटेंसिव के क्या होंगे।
ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि जो सिस्टम में जो मास होता है वो मास हमेशा उस सिस्टम पे निर्भर करता है। क्या करता है? सिस्टम पे निर्भर करता है, इसलिए वो एक्सटेंसिव है। मास मतलब द्रव्यमान। हम कहेंगे वॉल्यूम है, वो भी निर्भर करेगा, ठीक है। हम कहेंगे मास भी निर्भर करता है, वॉल्यूम भी निर्भर करता है, और जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, वो भी निर्भर करेगी किस पे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे। फिर हम कहेंगे जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है। फिर हम बात करेंगे जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी है। ये सब की सब क्या होगी? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। और एक और लिख सकता हूं, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, वो भी हमारी किस पे निर्भर करती है? हमारे सिस्टम पे डिपेंड करती है। तो ये सभी एग्जांपल हमारी किसके हो गए? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के हो गए। देखो हम कहेंगे अगर मेरे पास सिस्टम छोटा है तो उसमें मास कम आएगा, जितना बड़ा हो उसमें मास ज्यादा आएगा। वॉल्यूम है वही सेम कहानी जो मास वाली होगी, ठीक है। इंटेंसिव इंटरनल एनर्जी क्या होगी? हम कहेंगे आंतरिक ऊर्जा है। अगर हम कहेंगे जितने ज्यादा मास होता है या जितना ज्यादा पदार्थ होगा उसकी इंटरनल एनर्जी उसमें उतनी ज्यादा होगी कणों की। एंथैल्पी है, एंथैल्पी हम कहेंगे कि एक प्रकार की ये ऊर्जा होती है, निहित ऊर्जा है, मतलब जो फ्री रहती है उसके अंदर, मतलब कुछ न कुछ रूप में रहती है। फिर होती है एंट्रोपी, एंट्रोपी का होता है अव्यवस्था होती है। हम कहेंगे जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ही ज्यादा उसमें कणों की अव्यवस्था होगी। और हीट कैपेसिटी है, ऊष्माधारिता है, वो भी हम कहेंगे कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। गिब्स फ्री एनर्जी जिसको मुक्त ऊर्जा बोलते हैं, मुक्त ऊर्जा भी क्या करती है? सिस्टम पे डिपेंड करती है। अब बात करते हैं इंटेंसिव की। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कौन कौन रखते हैं? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में रखा जाता है हमारे पास जो टेम्परेचर होते हैं जितने भी प्रकार के, जैसे मैं बोलूं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी किस में रखे जाएंगे? इंटेंसिव पे, ठीक है। ये सभी किस में रखे जाएंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे। ये सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेंगे। फिर हम कहेंगे जो पीएच है वो भी हम कहते हैं पदार्थ की मात्रा पे निर्भर नहीं करता, वो तो जितना जिसका पीएच होगा वो उतना ही दिखाएगा। पीएच हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर हम इसके अंदर और और क्या क्या रख सकते हैं? देखो इसमें हम रख सकते हैं डेंसिटी, डेंसिटी है, वो भी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो हमारे पास अपवर्तनांक होता है जिसको हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, वो भी इसमें आएगा, अपवर्तनांक भी हो जाएगा। सांद्रताएं हैं जितनी भी वो सब की सब, जैसे मोलरिटी हो गई, नॉर्मलिटी हो गई, ये सभी जो सांद्रताएं होती है, सांद्रता की जो टर्म्स होगी वो सभी किस में रखी जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में रखी जाएगी। हम कहेंगे कि जो मानक परिस्थितियां ली जाती है वो भी एक कौन सी प्रॉपर्टी होती है? अपने पास इंटेंसिव प्रॉपर्टियां होती है। तो ये एक ईएमएफ भी लिख लेना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हम भी किस में लिख सकते हैं? हमारे पास इंटरनल एनर्जी में। और एक स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक जो भी एनर्जियां होती है, विशिष्ट ऊर्जाएं बोलते हैं, जो किस में आएगी? इंटेंसिव। तो देखो इसमें एनर्जी तो सब इसमें, लेकिन स्पेसिफिक नाम लग जाए तो वो आप सब किस में डाल देना? इंटेंसिव में। इंटेंसिव करता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगी, उसको हम इंटेंसिव बोलेंगे। तो ये हमने एग्जांपल पढ़ लिए हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के। अब हम बात करेंगे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को कौन कौन से हम कहते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड होती है कि नहीं होती, जुड़ती है कि नहीं जुड़ती है। हम उनके कुछ बेसिक नोट्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले नोट्स की बात करते हैं। देखो फर्स्ट नोट क्या लिखे? तो मैं फर्स्ट नोट लिखने वाला हूं, ध्यान से देखें। फर्स्ट नोट दोनों के लिए ध्यान रखना, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करने पर
डिवाइड करने पर हमेशा हमें एक नई प्रॉपर्टी, हमेशा हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी प्राप्त होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी प्राप्त होगी। तो हमने कहा, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे मैं कहता हूं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है, मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। तो देखो मैं आपको समझाऊं कि मास एक कौन सी प्रॉपर्टी है, हम कहेंगे कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक कौन सी है, एक्सटेंसिव है, देख लो। तो हम कहेंगे जब इसको डिवाइड किया जाता है तो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको क्या होगी, प्राप्त होगी। तो देख सकते हैं आपको डेंसिटी को मैंने किस में रखा है, डेंसिटी को मैंने एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी में रखा है। तो ध्यान रखना, जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपको दे और आपको कह दे कि कौन सी प्रॉपर्टी प्राप्त होगी, तो आप हमेशा लिखना इंटेंसिव प्रॉपर्टी प्राप्त होगी। तो एक चीज को ध्यान रखना कि एक फर्स्ट नोट हो गया, ये सेकंड नोट क्या है उसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, नहीं दिखेगा नहीं आपको। तो सेकंड नोट क्या है कि सेकंड नोट में दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ने पर, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ने व घटाने पर हमें हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही प्राप्त होगी, हमें हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही प्राप्त होगी। ये नोट ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। जैसे मैं कहूं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दूं, तो देखो हम क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, देखो इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको दिखा सकूं कैसे इसको समझे। अगर मैं कहता हूं कि आपके पास यहाँ पे दो बीकर है, ठीक है, मैंने कहा इस बीकर में मैंने 50 ml पानी भर दिया, क्या कर दिया, 50 ml पानी डाल रखा है, जल डाल रखा है, इसमें भी मैंने 50 ml जल डाल दिया। अब मैं कहता हूं और इन दोनों को मैं क्या कराता हूं, मिक्सिंग करवाता हूं, ठीक है। और तो हम कहेंगे कि ये जल इतना हो गया। तो आप क्या कहेंगे कि अगर मैं पूछ लूं और मैं इसमें गिवन भी दे देता हूं, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री है और इसका टेम्परेचर भी कितना है जल का, 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो मैं ये पूछ लेता हूं कि अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो मास कितना हो जाएगा, मतलब ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा पानी का, तो हम कहेंगे 100 ml हो जाएगा। मतलब जो वॉल्यूम है हम कहेंगे V1 प्लस V2 की इक्वल होगा V टोटल। तो हम कहेंगे 50 प्लस 50 इक्वल टू 100 ml। तो हम कहेंगे अपने पास पानी तो 100 ml हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर जुड़ जाएगा क्या, मतलब टेम्परेचर में अगर टोटल पूछूं 25 प्लस 25 50 करोगे क्या, 50 डिग्री टेम्परेचर थोड़ी जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा क्या, हम कहेंगे कि नहीं होगा। जब दो पानी भाई हमारे पास एक गिलास पानी और दूसरा अगर दोनों को मिलाएं तो 50 डिग्री टेम्परेचर थोड़ी जाता है। हम कहेंगे कि टेम्परेचर एक कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अभी हमने पढ़ा था कि ये इंटेंसिव होती है, सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती। तो टेम्परेचर कभी भी 25 प्लस 25 50 डिग्री नहीं होगा, ये टेम्परेचर क्या होगा, इसका कांस्टेंट रहेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन दो इंटेंसिव या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये तीसरा नोट हो गया, ये ध्यान रखें आप। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये ऐसा हो सकता है क्या, तो ध्यान रखना ऐसा नहीं होगा, जो मैंने आपको सब चीजें समझा दी है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। तो थैंक यू सो मच।